अब हम समझने जा रहे हैं राजनीति का मनोविज्ञान का आपस में क्या संबंध है। मनोविज्ञान शब्द से स्पष्ट समझ में आ रहा है। मनो अर्थात मन, विज्ञान उसके बारे में ज्ञान होना, यानी कि मन का विज्ञान। मन के अंदर जो भावनाएं हैं, जितनी भी स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं, हमारी आदतें हैं, हमारे आवेग, गुस्सा है, शांति है, ये सब मन के अंदर चलने वाली क्रियाएं हैं। यदि हम मनुष्य के इस मन की चलने वाली इन क्रियाओं के बारे में अगर ज़्यादा जान सकते हैं तो राजनीति पर प्रभाव पड़ सकता है। तो मनोविज्ञान के इसके बाद ये सारी बातें मनोविज्ञान में शामिल होती हैं, जिसे हम साइकोलॉजी भी कहते हैं। और किसी कवि लेखक ने कहा है कि राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं बहुत गहरे तल पर। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि मनोविज्ञान का राजनीति पर क्या प्रभाव है। जैसे राजनीति मनोविज्ञान पर है, क्योंकि मनोविज्ञान जब प्रभाव डालता है तो राजनीति निर्भर हो जाती है उस पर, क्योंकि राजनीति सफल वहीं होती है जब वो लोगों के मन के विज्ञान को जानेगी। अगर जब राजनीति लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन है, जब लोग ही चुन कर आ रहे हैं, तो ये मन की जितनी बातें हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, ये किसके अंदर चल रही हैं? वो लोगों के अंदर ही तो चल रही हैं। लोगों के मन का ही तो विज्ञान है। कोई फरिश्ता या कोई देवता आकर तो राज नहीं कर रहा राजनीति में। जब ये लोग ही राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में जिस प्रकार के, जिस भावनाओं से युक्त लोग आएंगे, वैसी ही राजनीति या तो सफल होगी या फिर असफल हो जाएगी, जैसे नीति शास्त्र में होता है। तो लोगों के मन के विज्ञान को, अर्थात उसकी मानसिक स्थिति को अगर राजनीति के लोग जानेंगे तो राजनीति सफल हो जाएगी। अब जर्मनी के अंदर हिटलर ने जर्मनी के लोगों को, जनता की भावनाओं को समझा, और उसने जब सत्ता संभाली तो उसका सबसे बड़ा जो राज करने का तरीका था, या उसने जो राज लंबा किया है, वो सिर्फ उसका एक ही कारण है कि वो लोगों के मन के विज्ञान को जान पाया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। मनोविज्ञान अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है, क्योंकि राजनीति जब राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, इसकी अध्ययन पद्धति क्या है? ये सारी राजनीति के आधार को तय करती हैं। क्योंकि अगर हम मन के विज्ञान को जान लेंगे, लोगों के मन के विज्ञान को, अर्थात उनकी कल्पनाओं के अध्ययन को जानें, कल्पनाओं का अध्ययन करें, मनुष्य की आदतों का अध्ययन करें, मनुष्य की भावनाओं का अध्ययन करें, तो वो राजनीति के आधार को तय कर देगी कि राजनीति किस प्रकार उभर कर आएगी। अगर हम उस अध्ययन करते हैं, यदि राजनीतिज्ञ जो चुना हुआ व्यक्ति है मनुष्य के मन के आवेग को समझ जाएगा, पढ़ जाएगा, उसका अध्ययन करेगा, तो राजनीति उतनी ही सफल है। बात एक ही है, शब्दों का अंतर है बस। अब इसी प्रकार अगर ये मनोविज्ञान क्रांति को रोक सकती हैं, क्रांति को रोक सकता है मनोविज्ञान का ज्ञान। जब व्यक्ति मन के विज्ञान को जान लेगा कि मनुष्य चाहता क्या है, व्यक्ति क्या चाहता है, शांति चाहता है, युद्ध चाहता है, या नुकसान चाहता है, लाभ चाहता है, क्या चाहता है, तो राजनीतिज्ञ एक कार्य ऐसा कर सकता है जिसके माध्यम से वो क्रांति को रोक भी सकता है और क्रांति को करवा भी सकता है, युद्धों को करवा भी सकता है। जैसे 1688 में ब्रिटेन का सम्राट जो अपना राजमहल छोड़कर भाग गया था, महल छोड़कर, और वहाँ पर जो लोग थे वो उसके खिलाफ हो रहे थे, क्रांति हो सकती थी। क्रांति का अर्थ होता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं और राजनीति के खिलाफ कार्य करने लगते हैं, बसें तोड़ने लगेंगे, सरकार की जो संपत्ति है उसका नुकसान करने लगेंगे। तो जब राजा ही महल छोड़कर भाग गया, जिसके विरोध में जनता थी, वो क्रांति वहीं की वहीं रुक गई। तो एक अच्छा राजनीतिक कहीं ना कहीं तो ठीक किया कि एक मैं ही हट जाऊं तो सब शांति हो जाएगी। इसी प्रकार 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति हुई। फ्रांस में भी जनता विरोध में आ गई। वहाँ पर इतनी क्रांति हो गई, इतनी लूटपाट, इतने खून खराबा हुआ कि सड़कें खून से लाल हो गई। तो राजनीति चाहे तो क्रांति करवा भी सकती है और चाहे तो क्रांति को रोक भी सकती है। इसी प्रकार कानून मनोविज्ञान के आधार पर बनते हैं, सेम वही नीति शास्त्र की तरह। मन के विज्ञान को अगर जानेंगे तो हमें पता चलेगा
कि जनता किन चीज़ों को पसंद कर रही है। जिसको पसंद करती है उसी का ही कानून बनाया जाएगा, और कानून बनेगा तो पसंद करने के कारण जनता उसे मान्य कर लेगी। यदि जिन चीज़ों को जनता पसंद नहीं करती, उनके विरोध में, उसकी पसंद के विरोध में कानून बनेगा तो जनता अस्वीकार कर देगी। जैसे सरकार है, अगर ये उसने पसंद नहीं करती वैसा कानून बनाया तो क्या हुआ? सरकार, ये जो दल हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनका पतन हो जाएगा। पीछे भी मैंने बताया था किसान आंदोलन होना, ये संसद का जलाना, बस ये संसद जलती है, बस जला देते हैं या फिर तोड़ फोड़ कर देते हैं, आगजनी हो जाती है, दुकानों की लूटपाट हो जाती है। ये होती क्यों है? क्योंकि ऐसा कोई ना कोई नियम बनाया गया होगा जो जनता के विरोध में होगा। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी। चाणक्य कहता है कि राजा ऐसा होना चाहिए कि जनता करवट भी ले ना तो राजा को पता चल जाए, उसे उसका भान हो जाए, ज्ञान हो जाए। क्योंकि अगर जो राजा बन रहा है वो राजा नहीं बल्कि सेवक है। वो उसका काम कर रहा है जनता का, जनता ने चुनकर भेजा है तो आप उसके कार्यकर्ता हो। असली मालिक तो जनता है। तो अगर मालिक जनता के बारे में नहीं जानती, जो जनता मालिक है, राजनीति अपने मालिक के विचारों भावनाओं को नहीं जानता, तो वो अपना कार्य या अपनी राजनीति को सफल कैसे कर सकता है? अब हम समझते हैं राजनीति का प्रभाव क्या है मनोविज्ञान पर। वही जैसे नीति शास्त्र में बताया गया कि राजनीति द्वारा किए गए कार्य अर्थात निर्माण कार्य कि मनोविज्ञान क्या है। मन का विज्ञान जानना, राजनीतिज्ञों को जानना होगा। राजनीतियों को पता होना चाहिए कि जनता किन कार्यों से खुश होगी। अगर वो कार्य करेगी तो राजनीति सफल हो जाएगी, अन्यथा वो दल, सरकार पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए अपनी राजनीति को सफल करने के लिए राजनीतिज्ञ स्कूलों का निर्माण करते हैं अर्थात शिक्षा केंद्रों का निर्माण करते हैं, स्वास्थ्य केंद्र अर्थात हॉस्पिटल खोलते हैं, लाइब्रेरी खोलते हैं, विश्वविद्यालय खोलते हैं, प्रेस खोलते हैं, मीडिया को छूट देते हैं, खेल के मैदान, खेलों का आयोजन करते हैं क्योंकि जनता को ये सब पसंद है। उन्हें इनाम देते हैं, पार्क बनाते हैं, सार्वजनिक चीज़ों के ऊपर रैलियों के लिए धार्मिक जितने भी जुलूस निकलते हैं उनको छूट देते हैं क्योंकि धर्म जो है आम आदमी से बहुत जुड़ा हुआ है। यदि उनके खिलाफ करेंगे जनता विरोध में आ जाएगी। तो जनता के मन की भावनाओं को अच्छा समझना होगा और उस भावना को समझते हुए राजनीति कार्य करती है और राजनीति द्वारा कार्य करने पर मनोविज्ञान पर सीधा सीधा असर होता है क्योंकि व्यक्ति की भावनाएं ऊंची उठ जाती हैं और वो भावनाओं से जब ऊंची उठती हैं तो जो जनता है वो उस राजनीति दल को अच्छा मानने लगती है। इसी प्रकार अच्छे कानून बनाती है और फिर सख्ती से लागू भी करती है क्योंकि अधिकांश जो कानून बनाए जाते हैं वो जनता के लाभ के लिए बनाए जाते हैं, जनता की भलाई के लिए। जनता के ऊपर जो अत्याचार हुए, घरेलू हिंसा हुई, नशा है, मद्यपान है, धूम्रपान है, भ्रूण हत्या है, ये सब है, बाल विवाह है, या जो 3 तलाक का जाता सरकार इन मुसलमानों का, वो कहीं ना कहीं मुसलमान औरतें जो थी वो बहुत परेशान थी। ये जो 14 साल के प्रति बाल श्रम की है, ये सारी इन चीज़ों के खिलाफ उन्होंने कानून बनाए, सख्ती से लागू भी कर रही है। जब ये अधिकांश जनता इसको पसंद कर रही है इसलिए वो जो जनता का चुना हुआ व्यक्ति ये कार्य कर रहा है तो वो संस्था, वो दल, वो राजनीति सफल हो जाती है। ये आपस में कितने भी जुड़े हैं फिर वही बात है कि अंतर है। और हर बार जो राजनीति की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मानव के केवल राजनीति व्यवहार का अध्ययन करती है, लेकिन इधर जो हो जाता है मनोविज्ञान व्यापक अर्थ है। ये एक मात्र राजनीति व्यवहार का नहीं बल्कि उसकी धार्मिक, सामाजिक, इन सभी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक इन सभी धारणाओं का अध्ययन करती है यहाँ पर। फिर ये चेतना और विचारों के स्तर पर ऊपर हो जाते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक है, इसका क्षेत्र संकुचित है। ये आदर्श कल्याणकारी की बातें या उनके जो कार्य हैं आदर्श
है जो कल्याणकारी कार्य करती है, ये आंतरिक भावनाओं का कार्य करती है, आंतरिक भावनाओं का। तो इस प्रकार से आपस में अंतर भी रखते हैं। ये मनोविज्ञान का भी संबंध समझ में आया होगा आई थिंक। राधे राधे।